दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है आज का हमारा जीएस में घटना चक्र सीरीज का। और घटना चक्र सीरीज इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ कि बहुत जल्दी से आपको जीएस के टॉपिक कवर हो जाएं, है ना। क्योंकि डिटेल में विस्तार से पढ़ने में कई बार बच्चों को दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों का सामना करते हैं, इसलिए मैं वो प्रश्न घटना चक्र सीरीज के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो टॉपिक है 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपद, भारत जो प्राचीन समय में था वो 16 जनपदों में विस्तार था इसका, या 16 महाजनपदों में विभाजन था, या 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरे हमारे भारत देश का। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है एंशिएंट हिस्ट्री में। कुछ एक ग्रंथ हैं हमारे, दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और एक ग्रंथ है हमारा भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये हमें सूचना या उल्लेखित करते हैं या जानकारी देते हैं कि भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख था, यह समय था, यह भारत बटा हुआ था इन जनपदों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन सी ईसा पूर्व में? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। कौन से में? अंगुत्तर निकाय में। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक 16 महाजनपदों का उल्लेख पूरे भारत में। इनमें से 8 जो महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में है और बाकी के 8 भारत के अलग अलग प्रांतों में, अगर वर्तमान स्थिति हम पढ़ते हैं आज के समय में तो। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ आप, सबसे ज़्यादा राजधानियाँ पूछी जाती हैं इनकी। क्या पूछी जाती हैं? राजधानियाँ सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। तो सबसे पहला आप लिख लेंगे अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र, जहां से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला जनपद देखिएगा, उज्जैन के बारे में बात करते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम जो इस समय उज्जैन है मध्य प्रदेश का, अवंतिका था। क्या था? अवंतिका या अवंती। और इसकी राजधानी महेशमती के रूप में पढ़ते हैं, है ना। उज्जैन की राजधानी अवंती या महेशमती के रूप में पढ़ लेते हैं, या ऐसे पढ़ते हैं। उज्जैन का नाम क्या था पुराना? अवंतिका था। ठीक है, और महेशमती भी बोलते थे। इसी हिस्से को, उज्जैन वाले को नोट करते चलना। ठीक है, दूसरा राज्य एक अंग राज्य था 16 महाजनपदों में। अंग राज्य की राजधानी चंपा। चंपा क्या था? चंपा। चंपा कौन सी पिक्चर का हीरोइन का किसी का है? कौन सी मूवी में चंपा का? मेला पिक्चर में कौन है? चंपा है। कौन है? एक कैरेक्टर का नाम है किसी मूवी में, वो मुझे याद नहीं रहा, वो मैं पूछ रहा था। लेकिन कैरेक्टर के अलावा 16 महाजनपदों में एक राज्य था अंग, और अंग राज्य की राजधानी चंपा जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। अभी वर्तमान में कहाँ पे? बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं कौशल राज्य की राजधानी साकेत और श्रावस्ती, दोनों पढ़ लीजिएगा, जो कि कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है। लोकेशन भी लिख लेना चाहो तो। मत्स्य राज्य मतलब विराट, पीछे नगर भी है इसके, विराट नगर इसकी राजधानी थी। ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान में जयपुर लिख लेना। जयपुर वाले हिस्से जो वर्तमान में जहाँ जयपुर स्थित है वहाँ प्राचीन समय में विराट नगर हुआ करता था, या उसका जो राज्य था वो कौन था? मत्स्य। मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, जो कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मथुरा आप जानते हैं सूरसेन, कहाँ पे? यूपी में। मगध राज्य की राजधानी राजगृह पढ़ लीजिए, राजगीर भी मिल सकती है आपको, और गिरिब्रज भी, मतलब कॉमन नाम है जो आपको मिल जाएंगे। मगध की राजधानी राजगृह, राजगीर या गिरिब्रज, आप कोई भी शब्द लिख लीजिए। और वर्तमान में कहाँ पे है ये वाले राज्य की स्थिति? बिहार में। ठीक है, पांचाल को पढ़ेंगे हम, अहि छत्र, ये लोकेशन देखेंगे तो कहाँ पे? बरेली, और बरेली बोले तो उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की सिर्फ और सिर्फ राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पांचाल की राजधानी अहि छत्र, मगध की राजधानी राजगृह, मथुरा की राजधानी सूरसेन, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, उज्जैन की राजधानी अवंतिका या महेशमती, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये कहाँ पे स्थित है वर्तमान में? अगर स्थिति आप देखने चलोगे तो इलाहाबाद के पास में, है ना। अस्मक राज्य एकमात्र ऐसा राज्य जो दक्षिण भारत में इसकी राजधानी पोटन है। दक्षिण भारत में कौन सी नदी के पास में? गोदावरी नदी बहती है, आपको पता ही है। चेदी वंश की बात करें, सुक्तिमती इसकी राजधानी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बांदा के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली, जो कि कहाँ पे है? बिहार में।
वर्तमान में। वज्जी संघ, संघ इस वजह से बोलते हैं, संघ का मतलब इंग्लिश में यूनियन या हिंदी में संघ। इसमें 8 राज्य शामिल थे एक ही संघ में। कितने राज्य शामिल थे भैया? 8 राज्य शामिल थे, इस वजह से संघ। और इसकी राजधानी वैशाली। गांधार राज्य की तक्षशिला जो कि उत्तर में था अफगानिस्तान की तरफ। कमोज भी उत्तर में ही था, हाटक राजधानी। ये दोनों अफगानिस्तान के साइड में थे। ठीक है, अगला राज्य कुरु राज्य। कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। काशी की राजधानी वाराणसी, जो कि आपको पता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये दोनों भी उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा जो राज्यों की संख्या वो कहाँ है? यूपी में। तो सिर्फ इन 16 महाजनपदों में इनकी राजधानी आपको पढ़ लेनी है, राजधानी याद कर लेनी है। राजधानी आपके सामने है। 3 नाम मैंने बता दिए और इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और दूसरा मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? भगवती सूत्र में मिलेगा। कौन सी जगह मिलेगा? भगवती सूत्र। ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब कुछ राज्य और राजा पूछे गए, जैसे अवंती पर किसने शासन किया? प्रद्योत नामक राजा ने शासन किया अवंती पर। वत्स राज्य पर किसका शासन था? उदयन का शासन था। कौशल राज्य पर किसका शासन रहा? प्रसेनजित नामक शासक का। हर्यक वंश के समय की बात है। अजातशत्रु ने कहाँ पे शासन किया? मगध राज्य पर। ये लिख लेना है ना, ये राज्यों के नाम है, ये शासकों के नाम है। साइड में लिख लेना, ये शासक हैं और ये इनके राज्य हैं जो उस समय शासन में किए, बाद में है ना 16 महाजनपदों के बाद। आगे अगला पॉइंट देखेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या उत्थान कौन सी ईस्वी में हुआ? 6ठी शताब्दी में। मगध राज्य का जो उल्लेख मिलता है वो 6ठी शताब्दी में। अगला एक प्रश्न आप कई बार इतिहास में पढ़ोगे, खारवेल शासक के बारे में। हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का संबंध किससे है? हाथी गुफा अभिलेख से संबंध है ना। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग में इसने क्या खुदवाई थी? एक नहर। नहर के प्रमाण मिलते हैं कौन से अभिलेख से? हाथी गुफा से। खारवेल कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को। मगध साम्राज्य का शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके बैठा था और फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। तो एक दूसरे के पुत्रों ने हत्या कर दी है। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा गद्दी के लालच में। भाई आपको पता है गद्दी के लालच में जनता रहती है, दुनिया रहती है, आज भी देश रहते हैं। देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी रहते हैं कि हमें कैसे भी गद्दी मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की। ऐसा इतिहास में भी है। तो एक राज्य आप पढ़ोगे अजातशत्रु के बारे में, बिम्बसार के बारे में, हर्यक वंश। हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश बोला गया है, मतलब पिता की हत्या करने के बाद अलग अलग शासक गद्दी पर बैठे जो उनके पुत्र थे। हर्यक वंश था जिसने बिम्बिसार माफ कीजिए, हर्यक वंश था, बिम्बिसार ने स्थापना करी इस वंश की मगध पर। तो बिम्बिसार की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। तो पितृहंता इस वजह से कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखो मालवा क्षेत्र कहाँ पे? एमपी में। तो मालवा पर मगध का अधिकार हो गया था। ये कौन से समय में हुआ था? शेषनाग वंश के शासनकाल की घटना है। ये कौन से समय की है? शेषनाग वंश। मगध में नंद वंश का शासक कौन था? महापदम नंद था। ठीक है, जिसने स्थापना करी कौन से वंश की? नंद वंश की। और कौन से राज्य पर स्थापना करी? मगध पर। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से। राजा नंद का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। राजा नंद का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और कौन सी लड़ाई का उल्लेख करता है? ये कलिंग वाली लड़ाई का। मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्या देखते हैं हम? क्रम, कि मगध पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। तो देखिए सबसे पहला था हर्यक वंश, जिसने मगध पर क्या किया? शासन किया। दूसरा वंश था शेषनाग वंश। तीसरा वंश था नंद वंश। चौथे स्थान पर मौर्य वंश था। और 5वें स्थान पर शुंग वंश ने शासन किया। कहाँ पर शासन किया था इन सभी वंशों ने? मगध पर। लिख लेना, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो कि परीक्षा में काम आएगा आपके लिए भाई साहब। मगध का सम्राट महापदम नंद की एक उपाधि थी कि किस नाम से जाना जाता था? अपरो परशुराम के नाम से। ये अपरो परशुराम के नाम से ये उपाधि थी इसकी। किसकी उपाधि थी? महापदम नंद की उपाधि थी। ठीक है जी। गौतम बुद्ध के समय के एक डॉक्टर साहब थे या प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका नाम था जीवक। जे दवाई फवाई देते, कौन दवाई देते? जो बिम्बिसार के शासनकाल में रहते थे। बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक या वैद्य थे जिनका नाम था जीवक। और किसे दवाई देते थे? बिम्बिसार के शासनकाल में दवाइयाँ। देखो अब हर्यक वंश पर कौन कौन से व्यक्ति आए? पहला शासक था बिम्बिसार जिसने स्थापना करी। बिम्बिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने। ये एक दूसरे की हत्या करके बैठे हैं गद्दी पर। बिम्बिसार की हत्या किसने करी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु बैठ गया। और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र ने। और उसके पुत्र का नाम क्या था? उदयन। ठीक है। और कौन से वंश के थे ये तीनों? बिम्बिसार वंश के थे।
माफ कीजिए, बिम्बसार वंश नहीं था, बिम्बसार तो पिता का नाम था, वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश था। ठीक है, पितृहंता बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे की हत्या करके गद्दी पर बैठे। अच्छा, प्रश्न आता है भैया, देखो ध्यान से देखिएगा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने। कौन सी नदी बहती है पाटलिपुत्र से होकर के? गंगा। और गंगा के साथ एक और नदी का संगम होता है यहाँ, उस नदी का नाम है सोन नदी। अगला पॉइंट है भगवती सूत्र एवं अंगुत्तर निकाय। जैसा कि पहले भी बता दिया मैंने आपको, 16 मान जनपदों के बारे में उल्लेख करते हैं ये दोनों ग्रंथ। पाणिनि की एक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी किताब है, पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि जाने माने बोल सकते लेखक थे। तो इन्होंने भारत में 22 जनपदों का उल्लेख किया है कि भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? 22 जनपदों में बटा हुआ था भारत। ठीक है, नोट करते रहना, ये 16 महाजनपदों की राजधानी और ये राज्य बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अब प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म का संबंध किससे रहा? मल्ल से रहा, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। इसकी राजधानी क्या है? कुशीनारा। राजधानी क्या है इसकी? कुशीनारा या कुशीनगर। जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, बिहार में ही। हिंदू धर्म का संबंध जहाँ पे किससे? बनारस से। और हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे हम स्थान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनारस लिख लो, है ना। काशी विश्वनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, प्राचीन गंगा जी के 84 घाटे हैं, माँ गंगा वहाँ होकर के बहती है, तो बड़ा धार्मिक महत्व है। कौन से स्थान का? वाराणसी का। इस्लाम धर्म का संबंध अगर विश्व में बात करें तो मदीना और मक्का से। और ये कहाँ पे है? सऊदी अरब में, है ना। अगर आपसे ये पूछे कि भाई हमें धर्मों का एक एक स्थान बताइए तो आप बता सकते हैं, ये पूछे गए प्रश्न है। ईसाई धर्म का संबंध है वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इटली के पास स्थित है। वेटिकन सिटी कौन से देश के पास है? इटली के पास स्थित है। और कौन से धर्म से संबंध रखता है? ईसाई से। अगला पॉइंट है भैया, विश्व का पहला गणतंत्र, दुनिया का पहला गणतंत्र। गणतंत्र मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति शासन में बैठता है वो चुनाव की पद्धति के द्वारा बैठता है, राजा के आधार पर नहीं बैठेगा। जैसे पुत्रों को बिठा देते हैं राजा, जिसे बोलते हैं वंश के आधार पर शासन। तो वंश के आधार पर शासन नहीं था यहाँ पे। ये विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। गणतंत्र इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। गणतंत्र का मतलब है कि किसी भी पद पर चुना हुआ व्यक्ति ही बैठेगा, मतलब चुनाव के द्वारा व्यक्ति आसीन होगा या शासन करेगा। तो दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है वैशाली। वैशाली कौन सी जगह से आता है? वैशाली हमारा यहाँ पे 16 महाजनपदों में हमने लिखा है जेरा। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली। तो ये विश्व का पहला गणतंत्र था। ठीक है, कैसा गणतंत्र था? विश्व का पहला गणतंत्र था। तो ये था छोटा सा टॉपिक, और टॉपिक में मुख्य जो प्रश्न थे आपके सामने वो किसके थे? 16 महाजनपद के, है ना। और इनकी मुख्य इंपॉर्टेंट क्या याद करनी है तुम्हें? राजधानियाँ। और कुछ एक मैंने प्रश्न आपको काय के बता दिए यहाँ पे हर्यक वंश के विषय में आपको, है ना, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। ऑफलाइन सेंटर में आपका रिवीजन कराएंगे, सभी को क्लास देखना अनिवार्य है और सभी से एक एक करके बात करेंगे, बिल्कुल, है ना। स्टैंडिंग पोजीशन में बैठ कर किसी से नहीं पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? खड़े करके, बिल्कुल आपकी पूरी बढ़िया तरीके से इंसल्ट करेंगे कि कैसी इंसल्ट होती है। इस वजह से जैसे इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो आप भी पढ़िए, याद करते रहिए। लगातार घटना चक्र की सीरीज ऐसे ही मिलती रहेगी और इन्हीं को कवर कर लीजिए। आपका जीएस का पोर्शन SSC GD UP पुलिस या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और भी जो बड़ी एग्जाम देना चाहते हैं, RO की दो या कोई भी दो, ठीक है। तो शेयर करते रहिए। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोर्स हमारा बिल्कुल निःशुल्क है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की क्लासों को आप पढ़ सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट GS का कोर्स पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और किसी भी एक दिवसीय परीक्षा से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।